नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। ये जो 50 क्वेश्चन होंगे अकाउंटेंसी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके नेट जेआरएफ का जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, या स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे अकाउंटिंग टॉपिक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ के लिए तो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे, ओनली 50 क्वेश्चन नहीं होंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, आपके लिए 100-200 क्वेश्चन के बराबर होंगे। तो आप ऐसा नहीं कि बस आंसर यहाँ दिख गया तो सीधे टिक कर दोगे, आंसर है तो क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे मैंने आंसर का डिटेल भी दिया हो, बट उससे आप ध्यान मत दीजिए, पहले आप मेन पढ़िए कि क्या चीज़ें है। ठीक है ना, चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। कह रहा है कि कौन डबल एंट्री सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ध्यान रखना, इट मीन्स इसमें से 3 तो कैरेक्टर होगा, एक नहीं होगा। जो नहीं होगा वही आंसर आपका सही होगा। ठीक है ना, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि पहले डबल एंट्री सिस्टम क्या बताता है कि डबल एंट्री सिस्टम हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम से एसेट्स एंड लायबिलिटीज का इक्वल बैलेंस आता है। डबल एंट्री सिस्टम से बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो होता है सही ढंग से रिकॉर्ड करते हैं और एक्यूरेसी बताता है। तो आइए बताते हैं, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट द एटलीस्ट 2 अकाउंट। सही बात है, हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। टोटल डेबिट ऑलवेज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। सही बात है, मतलब जो टोटल डेबिट होगा टोटल क्रेडिट दोनों इक्वल होंगे। इट डज नॉट प्रोवाइड चेक ऑफ एक्यूरेसी। गलत बात है, एक्यूरेसी भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका सही होगा। इट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम जब जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यह जो प्रोसीजर होता है, यह जो पार्ट होता है, किसकी वजह से होता है, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब कह रहा है कि कौन अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। ठीक है ना, इसमें बता रहे हैं अकाउंटेंसी के क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब अकाउंटिंग हम करते हैं तो अकाउंटिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस से ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग एक बोलने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। बिकॉज हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए होते हैं, अगर उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते तो हम कैसे बता पाते कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि मेरा बिजनेस लॉस में है, हमें कैसे बता पाते। इसलिए क्या है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग से सारे डेटा हमारे पास रिकॉर्ड मिल जाता है। इट मीन्स ओनली रिकॉर्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं, अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ओनली मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो मॉनेटरी नेचर के होते हैं, वही रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या है, मतलब ये बातें सही है, बट क्या है, ये लिमिटेशन में सही है कि खाली हम लोग उधारी ट्रांजैक्शन को, मतलब जो उधारी, और देखो यहाँ पे नगद और उधारी की बात ध्यान रखना कि मॉनेटरी का मतलब ये हो गया कि जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। मतलब जो क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं बस उसी को रिकॉर्ड करते हैं। जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं कि एम्प्लॉय के न आने की वजह से जो काम बंद था, उसकी वजह से लॉस हुआ, उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है ना, मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है, चाहे नगद चाहे उधारी, बस उसी को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो मनी में मेजर नहीं होते हैं बट बिजनेस के लिए रेलेवेंट होते हैं। बट डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का जो लिमिटेशन है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही बस रिकॉर्ड करता है। इट प्रोवाइड रियल टाइम डेटा, ये तो इन्फॉर्मेशन है, ये तो मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये सही है, लिमिटेशन नहीं है। ये क्या है, फीचर्स में आते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल बिजनेस ऑपरेशन, मतलब जितने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं सभी को रिकॉर्ड करती है, ये बात सही है।
ठीक है। इट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, मतलब फाइनेंशियल फ्यूचर का हमारा बिजनेस कैसा होगा, फ्यूचर में हम किस तरीके से बिजनेस में ग्रोथ करेंगे, उसका प्रिडिक्शन भी हम कर सकते हैं कि आज हम इस पोजीशन पे हैं और जिस तरीके से हम बिजनेस कर रहे हैं अगर ऐसे करते रहें तो कितना ग्रोथ होगा, एक ट्रेंड भी हमें पता चल जाता है। इट मींस जो आपका बी, सी और डी है वो तो फीचर्स बताता है, अकाउंटिंग के बेनिफिट्स हैं। मतलब ये जो तीनों पार्ट हैं ये अकाउंटिंग के बेनिफिट है, मतलब अकाउंटिंग के एडवांटेज हैं, ठीक है ना। बट आपका जो पहला पार्ट है कि बस ओनली मॉनेटरी नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो वह लिमिटेशन होता है, ठीक है ना। चलिए तो आंसर ये सही हो जाएगा ना, सेकेंड का आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब कह रहा है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको समझना होगा। तो आप ये समझिए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि पहले बुक कीपिंग होता है, ठीक है ना। बुक कीपिंग के बाद हमारा क्या आता है, अकाउंटिंग आता है, ठीक है ना। बुक कीपिंग के बाद क्या आता है, अकाउंटिंग, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग क्या होता है कि अकाउंटिंग से पहले, है ना, मतलब बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। क्या बोलते हैं, वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट, मतलब जहां से बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी मतलब जो रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे बुक कीपिंग का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, कैसे अकाउंटिंग का एनालिसिस करोगे, यह जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन प्रोवाइड करता है उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। आप अगर मिर्जापुर वेब सीरीज देखे होंगे तो आप यह समझिए कि बुक कीपिंग का मतलब ये हो जाएगा कि बुक कीपिंग का मतलब ये हो जाएगा जो मुन्ना था, मुन्ना को क्या बोलोगे, बुक कीपिंग बोलोगे, ठीक है ना। ठीक है, अकाउंटिंग किसको बोलोगे, अखंडानंद त्रिपाठी को, ठीक है। अकाउंटेंसी किसको बोलोगे, जो बाबूजी थे, ठीक है ना। तो बाबूजी का काम क्या होता है, सजेशन देना, गाइडलाइन प्रोवाइड करना, कैसे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, रूल्स रेगुलेशन सारे उसके सिस्टम होते हैं। तो बुक कीपिंग में क्या करते हैं, चार काम याद रखिएगा कि जो हमारा बुक कीपिंग का काम होता है, जो बुक कीपिंग में हम लोग करते हैं वह चार काम होता है। पहला कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, क्या करना, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वह फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वह फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं, और उसको मनी में वह मेजर है या फिर नहीं, उसको मनी में मेजर कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जर्नल। रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं ना, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं लेजर बोलते हैं। यह चार काम किसका होता है, बुक कीपिंग का। मतलब ट्रांजैक्शन, जो कुछ भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसको आइडेंटिफाई करना कि वह फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं, फिर उसके बाद उसको मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं, फिर उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, लेजर। इतना ही काम होता है बुक कीपिंग का। इसके बाद का जो काम स्टार्ट होता है उसका एनालिसिस करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सारा का सारा काम अकाउंटिंग का काम होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि बुक कीपिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सही बात है कि बुक कीपिंग से हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, व्हाइल अकाउंटिंग इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा। मतलब अकाउंटिंग का काम क्या होता है, इसका मेन काम होगा कि बस फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करना, उसको उसके बाद का काम जो होगा किसका होगा, अकाउंटिंग का। पहला बात सही है। सेकंड क्या है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये बात गलत है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, उसके बाद का काम होता है, एनालाइज करता है ना, इंटरप्रिटेशन करता है रिजल्ट को, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, पहला ऑप्शन आपका सही है, सेकंड गलत है। थर्ड, देयर इज नो डिफरेंस, करा कि कोई डिफरेंस नहीं है बुक कीपिंग अकाउंटिंग में, तो गलत बात है, डिफरेंस है इसमें, ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर द सेम, कह रहा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों सेम है, ये बात भी रॉन्ग है। इट मींस आंसर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा कि बुक कीपिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद का काम होता है अकाउंटिंग का। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कि हु अमंग द फॉलोइंग इज इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, करा कौन इंटरनल यूजर्स है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है इसके जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स का मतलब कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी ऐसे कौन कौन लोग होते हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कंपनी का ग्रोथ क्या होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं इसमें, एक होंगे इंटरनल पार्ट और एक होंगे एक्सटर्नल पार्टीज, है ना। कौन कौन होंगे, एक होंगे इंटरनल पार्टीज और एक होंगे एक्सटर्नल पार्टीज। इंटरनल पार्टी जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं, जैसे आपके पार्टनर लोग हो गए, है ना, ओनर्स हो जाएंगे, समझ में आएगी नहीं, पार्टनर्स ओनर्स लोग हो जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल में बाहरी, जैसे हम लोन लेते हैं, जो हमारे बाहरी कस्टमर्स होंगे, जो हमारे इन्वेस्टर होंगे, जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, जो हमारे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, जो गवर्नमेंट होंगे, जो रिसर्च बॉडी होंगी, वो एक्सटर्नल लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कंपनी का बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय को लेके थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि किसी किसी बुक में एक्सटर्नल में रखते हैं और किसी किसी में इंटरनल में रखते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है कि जो ज़्यादा क्लोज हो इंटरनल के, इसलिए एम्प्लॉय को ऑप्शन सही कर दिया जाएगा कि यह इंटरनल पार्टीज होते हैं, जो क्रेडिटर और गवर्नमेंट एजेंसी और कस्टमर होते हैं वह एक्सटर्नल पार्टी होंगे, वह एक्सटर्नल पार्टी होंगे, वह एक्सटर्नल पार्टी होंगे, बट जो एम्प्लॉय होगा उसको इंटरनल पार्टी बोल दिया जाएगा, बिकॉज जो बिजनेस के अंदर का काम करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन में देखो, नेट में क्वेश्चन एकदम सिंपल भी पूछेगा, मीडियम में पूछेगा और टफ भी पूछेगा, तीनों टाइप का। आप अभी तक जो किसी छोटे टीजीटी पीजीटी या फिर नॉर्मल लेवल, है ना, यूजी पीजी का एंट्रेंस देखे होगे तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट आप नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करोगे, गवर्नमेंट वैकेंसी जैसे हायर एजुकेशन का प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आना कॉमन क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड, है ना, लिस्ट ए है और लिस्ट बी है, दोनों से मैच कराना है कि कौन करेक्ट है। अब कह रहा है कि कंपनी इशू न्यू इक्विटी शेयर, जब कंपनी नया शेयर इशू करती है तो उससे डेब्ट इक्विटी रेशियो पे क्या प्रभाव पड़ता है ना, ध्यान रखिएगा। अब एकदम डिटेल में इसको समझेंगे, देखो आंसर दिया उससे कोई मतलब नहीं है, पहले हुआ कैसे उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या ध्यान रखना, पहले तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है ना। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। हियर डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, हियर डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, है ना, हियर डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, है ना, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होंगे उसको डेब्ट बोलेंगे। इक्विटी का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विटी का मतलब हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस, अगर फिक्टिशियस एसेट्स होगा तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो इक्विटी में क्या क्या आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्वेंट सरप्लस, और फिक्टिशियस एसेट्स होगा तो उसे माइनस कर देंगे। डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बता रहा है कि अब इस किसकी वजह से डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि कोई इंपैक्ट नहीं होगा। एक एजम्पशन हम लोग ले लेते हैं कि हमारा डेब्ट है, सपोज करते हैं कि हमारा डेब्ट है 2 लाख और इक्विटी है हमारा, है ना, इक्विटी है हमारा 1 लाख, तो इससे क्या आएगा 2 टाइम्स आंसर आएगा ना, क्या आएगा आंसर 2 टाइम्स। एक एजम्पशन हमने ले लिया। अब आगे देखते हैं कि ये कंपनी इशू न्यू शेयर, कंपनी मान लेते हैं कि 50,000 का 10,000 का नया शेयर इशू करेगी, तो डेब्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, डेब्ट हमारा जो 2 लाख का था वो 2 लाख का ही रह जाएगा, डेब्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि डेब्ट, बट जो इक्विटी था, इक्विटी 1 लाख से बढ़ के 1,50,000 हो जाएगा, है ना। तो जब इक्विटी मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर का आइटम बढ़ेगा, है ना, न्यूमरेटर से, तो क्या हो जाएगा आंसर कम आएगा, मतलब डिक्रीज होगा।
तो शेयर इशू करने की वजह से डेब्ट इक्विटी रेशियो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका आइटम तो बढ़ रहा है और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो पहले से जैसा कांस्टेंट है। तो इससे क्या होगा? कंपनी के शेयर इशू करने से डेब्ट इक्विटी रेशियो में डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले का डिक्रीज मतलब दो पार्ट हो जाए ना, मतलब पहले का डिक्रीज मतलब सेकंड सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या बता रहा है? सेकंड पार्ट, ए कंपनी टेक्स ऑन न्यू लॉन्ग टर्म डेब्ट, है ना। कंपनी क्या करती है? एक नया लॉन्ग टर्म डेब्ट लेती है ना, मतलब लोन लेती है। कंपनी क्या करती है? नया लोन लेती है, ठीक है ना। जब कंपनी नया लोन लेगी तो नया लोन लेने की वजह से क्या होगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं पहले से हमारा डेब्ट कितना था? 2 लाख था, ठीक है ना, और इक्विटी कितना था? 1 लाख था। तो आंसर कितना आया था? 2 टाइम्स आया था। कितना आंसर आया था? 2 टाइम्स आया था, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कंपनी लोन लेती है, तो जब कंपनी लोन लेगी तो डेब्ट वाला पार्ट बढ़ेगा ना। मान लेते हैं कंपनी लोन लेती है 50,000 का, तो डेब्ट 2 लाख से बढ़कर 2,50,000 हो जाएगा और इक्विटी 1 लाख ही रह जाए। ये ध्यान रखिए कि पहला डेटा हमने ऐसे एजम्पशन पे लिया है, जिससे आपको उसके बेसिस पे बताएंगे कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो क्या इंपैक्ट होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो में, ठीक है ना। तो डेब्ट हमारा कितना था? 2 लाख, अब बढ़ के 2,50,000 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स से बढ़कर 2.5 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब इंक्रीज होगा। इट मीन्स पहला, है ना, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पहला हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक कंपनी जब लोन लेती है तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज होता है। इसका मतलब जो लिस्ट 2 है उसका क्या हो जाएगा? ए वाला पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक कंपनी इज यूज कैश इन हैंड टू पे ऑफ सम ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म डेब्ट। कह रहा है कि कंपनी जो हमारे करेंट एसेट्स कैश होते हैं उसको यूज करके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट कर देती है, ठीक है ना। क्या करती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट कर देती है। अब यहां से ध्यान रखिएगा कि अब इक्विटी में तो कोई चेंज नहीं हुआ। मान लेते 2 लाख और 1 लाख है, इक्विटी मेरा कितना रह गया? 1 लाख का 1 लाख ही रह गया, ठीक है। इक्विटी मेरा कितना? 1 लाख का 1 लाख ही रह गया। लेकिन हमने सपोज करते हैं 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, है ना। अभी तीसरा वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि कंपनी कैश से लॉन्ग टर्म डेब्ट को पेमेंट करती है। मान ली 1 लाख पेमेंट कर दिया, 50,000 पेमेंट कर दिया, 20,000 पेमेंट किया, कुछ भी किया, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कम होगा। तो मान लेते 50,000 पेमेंट करेगा तो 2 लाख से घटकर हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना हो जाएगा? 1,50,000। आंसर कितना आएगा? 1.5 टाइम्स। अब इससे क्या हो गया? हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो कम हुआ। तो जब हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो कम हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज बोलेंगे। मतलब थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर हो जाएगा सेकेंड, है ना। मतलब पहले का सेकेंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर सेकेंड का फर्स्ट है, सेकेंड का फर्स्ट दोनों। अब देखो, अब ये तो होंगे नहीं, तो 2 क्वेश्चन ऐसे अपने, मतलब 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन अपने आप खत्म हो गए कि पहले का सेकेंड है, पहले का सेकेंड, तो बी और सी तो अपने आप खत्म हो गया। सेकेंड का फर्स्ट था, दोनों में है, ठीक है, कॉमन है। अब थर्ड डिसाइड करेगा कि कंपनी थर्ड वाले से क्या हो रहा है? सेकेंड, मतलब थर्ड का सेकेंड होना चाहिए, तो थर्ड का यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इस तरीके से नेट ज़्यादा पढ़ते हैं ना, सिंपल नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आंसर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा भी कुछ चीज़ें डाउट होगा तो जो हमारी जो सीरीज है ना, वीडियोस कॉन्सेप्ट का, अभी क्या है, आपको बस एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट देखना होगा तो कॉन्सेप्ट का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। जो नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बच्चे, वो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो जूम की क्लासेस चलती है उस पर ऐड कर लिया जाएगा ना। 63 94 99 12 71 है ना, 6394991271, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको PDF MCQ फ्री के भी बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, है ना। मतलब आप कह रहा है कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल से रिलेटेड कौन है, ठीक है। अब तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग का कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फ्यूचर के होने वाले लॉसेस की एंट्री करो, है ना। फ्यूचर में जो भी लॉसेस हो जाते हैं उसकी एंट्री तो करो, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की एंट्री नहीं करेंगे। इससे होता क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करता है। कंपनी का जो फाइनेंशियल, बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखता है कहीं उससे ज़्यादा बेटर वो कंपनी होती है। क्यों? कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल होगा?
क्योंकि फ्यूचर के लॉस को तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया जो लॉस नहीं हुआ, बट फ्यूचर का जो प्रॉफिट होने वाला उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मतलब मान लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, अब बट फ्यूचर में होने वाले लॉस था 10,000 रुपये कि हम किसी को केस में हमने गारंटी दिया वो केस हम हार जाएंगे तो 10,000 रुपये देना पड़ जाएगा, है ना, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इस तरीके का, या फिर कोई डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करना है या टैक्स का प्रोविजन करना है, इस तरीके का कोई आइटम है, तो मेरा 10,000 रुपये माइनस होकर प्रॉफिट कितना दिखेगा 90,000। बट रियल में मेरे पास पैसा है 1 लाख रुपये, बट बैंक में सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं कि 90,000 रुपये है, ठीक है ना। तो जो 90,000 आपका दिख रहा है वो रियल नहीं है, रियल तो 1 लाख है। तो वही बताता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है कि फ्यूचर के लॉसेस को, एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो, बट फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। ये बोलता है कौन, कंजर्वेटिज्म, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कैन रिजल्ट इन द अंडर स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी एसेट्स, करा कि कंपनी का एसेट्स को क्या करता है, कम करता है, तो बात सही है, अंडर एस्टिमेट करता है, मतलब जितना है उससे कम दिखाने की कोशिश करता है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देगा, सारी चीजें, ठीक है ना। कंपनी एसेट्स एंड अर्निंग, मतलब जितने भी अर्निंग होंगे, एसेट्स होंगे, उसको कम दिखाता है, बात सही है। पोटेंशियली मिसलीडिंग द स्टेक होल्डर अबाउट द कंपनी थ्रू द फाइनेंस, मतलब जो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ है, पोजीशन, वो पता नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, एसेट्स कम दिखा रहे हैं, लायबिलिटीज को ज़्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, मतलब पहला आपका स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड क्या है, बाई emphasizing potential losses over gain, the conservatism principles help ensure that फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड ए बैलेंस व्यू ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। अब कह रहा है कि जो पोटेंशियल लॉसेस होते हैं गेन की से, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स की वजह से, हेल्प की वजह से हम उसको दिखाते हैं, ऐसा बात नहीं है। मतलब जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, वो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, ठीक है ना। मतलब पहला तो आपका स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है ना। क्यों गलत है, क्योंकि ये बता रहा है कि एम्फेसाइज पोटेंशियल लॉसेस ओवर गेन, है ना, मतलब कि हम जो हमारा गेन है उस गेन को शो कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। थर्ड क्या है, द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कैन लीड द इनकंसिस्टेंट रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस एज इट मे अलाउ फॉर सेलेक्टिंग रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेज एंड रेवेन्यू। मतलब कि जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है, इससे क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी लीड होती है, ये भी बात सही है। मतलब कि जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड, फ्यूचर का जो लॉस होगा उसको अभी रिकॉर्ड कर दिए, प्रोविजन को भी कर दिए, बट हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो जो पहला स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट नंबर थर्ड है वो दोनों सही है, बट जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो अब आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थर्ड सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सोल्यूशन भी है कि वाइल द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स डज एम्फेसाइज पोटेंशियल लॉसेस टू अवॉइड ओवर स्टेटमेंट, इट डज नॉट नेसेसरी प्रोवाइड ए बैलेंस व्यू। मतलब ये बैलेंस व्यू नहीं दिखाता, बैलेंस मतलब कि अगर लॉस आपने दिखा दिया तो प्रॉफिट को भी कहीं से बैलेंस करो, ऐसा बैलेंस नहीं करता, जो कि इसमें बता रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस करता है ना, तो बैलेंस नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है, सेकंड आंसर आपका गलत हो जाएगा और यही आंसर आपका सही होगा, ठीक है ना। सॉरी, मतलब पहला आंसर सही हो जाएगा जिसमें ए सेकंड और थर्ड आंसर आपका सही है, आपका जो सॉरी सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आंसर आपका सही होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द principle that require all expenses incurred during an accounting period to record that period is known as, देखो ध्यान रखना कि जो हमारा जितना, देखो जो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जितना रेवेन्यू उतना एक्सपेंसेज होना चाहिए। अब मान लो रेवेन्यू हो गया 10,000, एक्सपेंसेज है 8,000, तो बोलेगा इसको मैच कराओ, इसको भी 10 लाने के लिए कोशिश करो, कैसे 10 आएगा, 2,000 का प्रॉफिट दिखा दो। मतलब जितना रेवेन्यू उतना एक्सपेंसेज, एक कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है ना। मतलब जितना हमारा एक्सपेंसेज है उसी के हिसाब से हमारा रेवेन्यू भी रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओनली
जो मनी में मेजर ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करता है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि बिजनेस एक बार इस्टेब्लिश कर देंगे तो अनलिमिटेड लाइफ तक चलता रहेगा, वो गोइंग कंसर्न बोलता है, ठीक है ना। गोइंग कंसर्न की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस को सेपरेट एंटिटी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड लाइफ तक चलता रहेगा, उसके अकाउंटिंग पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है। डुअल एस्पेक्ट बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होकर डेबिट क्रेडिट, मतलब जितना एसेट्स होगा उतना लाइबिलिटीज भी होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, प्रिंसिपल की वजह से हम लोग क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को मैच कराते हैं किसी रेवेन्यू की वजह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, कह रहा है कि कौन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कि कौन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। तो पहले तो अकाउंटिंग एजम्पशन में आते कौन कौन है, कैग नाम याद रख लोगे ना। कैग मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब गोइंग कंसर्न जिसको बोलते हैं, है ना, गोइंग कंसर्न, सॉरी कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एंड जी फॉर गोइंग कंसर्न, है ना। सी फॉर कंसिस्टेंसी, है ना, ए फॉर एक्रूअल और जी फॉर गोइंग कंसर्न। ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। सर वो एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन का मतलब ये होता है कि हम जब बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, कुछ भी रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ये रूल्स अपने आप फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप रूल्स फॉलो होता रहेगा, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल एजम्पशन। मतलब कुछ भी नए रूल्स आप पहले सेटअप किए हो, इतना रूल्स अपने आप फॉलो करना पड़ेगा। मतलब गोइंग कंसर्न कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी मतलब जो कुछ बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं कि आज ओपन करेंगे 10 दिन तक क्लोज करेंगे फिर ओपन करेंगे, ऐसा नहीं, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ईयर टू ईयर बिजनेस चलते रहना चाहिए। एक्रूअल चाहे ट्रांजेक्शन नगद हो चाहे उधारी हो, दोनों रिकॉर्ड करेंगे। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि बस मनी मेजर, हाँ बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है, उधारी में मनी का वर्ड नहीं आएगा क्या? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को उधारी से मत को रिलेट करना। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यह बोलता है ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर मेजर्ड इन मनी, मतलब जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या उधारी ट्रांजेक्शन को मनी में नहीं मेजर करेंगे? क्या करेंगे, इस वजह से उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो तीनों है वो अकाउंटिंग एजम्पशन है, बट मैटेरियलिटी अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, ये रीजन ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ए कंपनी हैज मार्क्ड ऑल इट्स एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, है ना। मतलब कंपनी मार्क करती है कि सभी एसेट्स को बेचना है, ठीक है। उन्होंने टिक कर दिया है कि जितने सारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा में है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब भी बात करना मतलब फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट, है ना। तो बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स दिख रहे हैं उसको उन्होंने मार्क कर दिया है सेल करने के लिए ना, हेल्ड फॉर सेल करने के लिए। अब इसके बेसिस पे आपको ये असर्शन हो गया। रीजन क्या बता रहा है कि ए कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू सीज और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ऑपरेशन, मतलब कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी अब बंद हो जाएगी, उसको सीज कर देना है ना। फ्यूचर में कोई प्रॉफिट नहीं है, फ्यूचर में बिजनेस को क्या करना है, रिड्यूस करना, उसके ऑपरेशन को खत्म कर देना है। हेंस कास्टिंग डाउट ऑन इट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, मतलब कि डाउट है कि बिजनेस आगे चल ही नहीं पाएगा, इस वजह से क्या करना, उसके सारे एसेट्स को मतलब। अब देखो तो पहला इन्होंने देखो असर्शन रीजन का मतलब क्या होता है कि यह स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट ज़्यादा क्लैरिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सही बात है, क्लैरिफाई कर रहा है। क्यों बेच रहे हैं, बेचने का रीजन बता रहा है कि बिजनेस आगे ज़्यादा चल नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो बोथ ए और आर मतलब असर्शन और रीजन दोनों तो सही, इतना तो क्लियर है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर ए, सही बात है कि आर जो है रीजन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। कैसे एक्सप्लेनेशन कर रहा है? क्योंकि बोल रहा है कि एसेट्स को बेचा जाएगा। क्यों बेचा जाएगा उसका रीजन बता दिया कि बिजनेस अब चलेगा नहीं, उसको क्लोज करना है, इस वजह से उसको बेचना है, ठीक है। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए आंसर सही हो जाएगा। ए बोथ ए एंड आर ट्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए वही है, एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 और एक स्टेटमेंट 3 है। अब उसके बेसिस पे बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट आपका
किस तरीके से ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, कैसे, उसके बेसिस पे आंसर आपको देना है ना। अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, ट्रू है तो ट्रू क्यों है, उसके बेसिस पे देना है। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं क्या है कि द consistency principle are required that once a company adopt an accounting principle, it must apply it the same way in the all future period unless change in justified, है ना। कह रहा है कि अगर आपने कोई रूल्स अपना लिया, कोई प्रिंसिपल अपना लिया, कोई कंपनी की पॉलिसी अपना लिया, है ना, किस तरीके से अकाउंटिंग डेटा को रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन का मेथड अपना लिया, स्टॉक को वैल्यूएशन करने का मेथड अपना लिया, तो उसको फ्यूचर में ईयर टू ईयर वही रखोगे। चेंज कब करोगे, जब कंपनी को उससे प्रॉफिट होगा या फिर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन ला दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि नहीं आपको चेंज करना है, तभी आप चेंज करोगे, उसके पहले चेंज नहीं करोगे। ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये पहला लाइन तो आपका सही है, कंसिस्टेंसी ये जो बता रहा है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल पहला आपका सही है। ठीक है, सेकेंड क्या है, changing accounting method frequently can be enhance the transparency and reliability of the financial। कह रहा है कि जो भी अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं उसको हम फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, नहीं, ये बात गलत है। फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करेंगे, जब मैंडेटरी होगा और उसको चेंज करने से बोला ना कि जस्टिफाई मतलब कंपनी को फायदा होगा, तभी। ऐसे फ्रिक्वेंटली हम अभी कुछ ये मेथड करें अभी कुछ और मेथड करें, ऐसा नहीं चेंज होता, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, इफ ए कंपनी डिसाइड टू चेंज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, it must disclose the change and its effect in the notes of the financial statement। करा कंपनी अगर डिसाइड ही कर लेती है कि जो मेथड हमने अडॉप्ट किया था उस मेथड को चेंज करना है, हमेशा रेस्ट्रोस्पेक्टिवली चेंज होगा, मतलब स्टार्टिंग से चेंज होगा, बीच में नहीं चेंज होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि जब कंपनी चेंज करेगी तो उसको डिस्क्लोज करेगी, लोगों को बताएगी, ये नहीं कि चोरी से ऐसे चेंज कर दिया। तो मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला ये है कि जब आप कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट अपना लोगे, कोई रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लोगे, उसको आगे ईयर टू ईयर क्या करोगे, फॉलो करोगे। ठीक है, ये बात सही है। थर्ड, अगर कभी ज़रूरत पड़ा चेंज करने का कर लो, लेकिन उसको डिस्क्लोज करोगे और जस्टिफाइड होना चाहिए, या तो कंपनी रूल्स के हिसाब से मैंडेटरी हो गया है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, तब आप चेंज करो। तो पहला और थर्ड ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, ये बात सही है। ऑल स्टेटमेंट ट्रू है, गलत। ओनली स्टेटमेंट वन तो सही है लेकिन सेकेंड गलत है, इस वजह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट टू इज ट्रू गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है आपका द मैचिंग कॉन्सेप्ट। द मैचिंग कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग रेफर टू। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितना हमारा रेवेन्यू उतना एक्सपेंसेस होना चाहिए। तो किससे रिलेटेड होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड नहीं होता। किससे रिलेटेड होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए देखो, जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कवर हो जाए। अगर फिर भी नहीं कवर हो रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट की चीज़ें देखना होगा, कोर्स को ज्वाइन करना होगा, कोर्स आपको पढ़ना होगा डिटेल में। बट अभी अगर आपका लगता है कि नहीं कम समय है, हमको बस MCQ देखना, तो आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग, और प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो धीरे धीरे आप करते रहोगे, चीज़ें समझ में। अब यही वीडियो अगर आप 2 बार देखोगे तो पहली बार के कंपेरिजन में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई करेक्ट कोड। अब देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब जो बचेगा एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, सिंपल सी बात है। मतलब पहले का कौन सही है, सेकेंड, पहले का सेकेंड, मतलब ये ऑप्शन सही लग रहा है और ये ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, पहले का सेकेंड। अब देखो ये 2 ऑप्शन अपने आप गलत हो गए, है ना। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो आपने एलिमिनेट कर दिया, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन हटा दिया, अब बचा 50-50, या तो ये सही होगा तो ये सही होगा। तुक्का भी मार दोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं 50%। ठीक है ना। अब लेकिन आगे देखो, सेकेंड का फर्स्ट सही है, सेकेंड का फर्स्ट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, थर्ड का फोर्थ सही है, थर्ड का फोर्थ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, फिर फोर्थ का, अच्छा सॉरी, थर्ड का फोर्थ ऐसे, बट इसमें नहीं है ना, थर्ड का इसमें थर्ड ही लिखा था, इसमें थर्ड का फोर्थ सही है, इसमें थर्ड का थर्ड ही है। तो कहने मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना,
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर से रिलेटेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, 3 कैश फ्लो, है ना, इस तरीके से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना। चलो नेक्स्ट है आपका इंड एएस, जो कि नया कॉन्सेप्ट आया है ना। इंड एएस क्लास में आपको डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। तो इंड एएस आपको 101 किससे रिलेटेड है, ध्यान रखना। जैसे इंडिया, इंड एएस, आईएफआरएस, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इससे क्वेश्चन कुछ पूछता है ना, 1-2 क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप बीमार हो, आप 10 डॉक्टर के पास जाओगे, 10 डॉक्टर अगर अलग अलग बीमारी बताएंगे, क्या 10 डॉक्टर पे आपका बिलीव होगा? नहीं होगा। कहने मतलब बीमारी तो कोई एक ही होना चाहिए ना, ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसीज तो कोई एक ही होना चाहिए। उसी तरीके से 1000 लाख करोड़ कंपनियां हैं, सभी कंपनियां अपने हिसाब से अकाउंटिंग करने लगे तब तो दिक्कत होगा ना। तो सभी का अकाउंटिंग एक जैसा हो, इसके लिए गाइडलाइन स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इंड एएस 101 किससे रिलेटेड है? तो इंड एएस तुम्हारा होता है फर्स्ट एडॉप्शन ऑफ द इंडियन अकाउंटिंग, मतलब कि पहले तो इंड एएस किससे रिलेटेड है? इंड का मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। 100 मतलब जो पहली बार अडॉप्ट करते हैं इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, उसको हम लोग 101 में रखते हैं, ठीक है ना, जो पहली बार डील करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। तो 101 और फर्स्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, 101 और एक फर्स्ट। चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, सॉरी इंड एएस 116 किससे रिलेटेड है? तो इंड एएस 116 आपका जो हमारा लीज होता है ना, लीज किसको बोलते हैं? लीज का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी है ना, जैसे आप जो वीडियो देख रहे हो, आपके पास बहुत सारा लैंड है ना। अब आप क्या करते हो कि उसको किसी को दिए हो कि इस पर तुम प्रोडक्शन करो, ब्रिक मेकिंग, ईटा निर्माण करो या फिर कुछ करो, उसका कुछ सर्टेन % हमें कमीशन देना, जिसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो एग्रीमेंट होता है उसको लीज एग्रीमेंट बोलते हैं। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? इंड एएस 116 लीज से रिलेटेड है, ठीक है ना। बस इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को याद भी कर लेना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू द आईएफआरएस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, है ना। आईएफआरएस क्या होता है? फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताओगे ना, है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, है ना। तो आईएफआरएस का मतलब क्या होता है? मैंने जो बोला वो सही है कि नहीं, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलो आईएफआरएस से रिलेटेड ध्यान रखिएगा इसमें कि कभी कभी जब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, आगे पढ़ते भूल जाते हैं कि पूछ क्या रहा था। ध्यान रखिएगा नॉट है, नॉट वाला क्वेश्चन एनटीए का या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सबसे पहले अगर नॉट है तो नॉट हटा के पढ़ो। इसका मतलब कौन कौन ऑब्जेक्टिव है, तो एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वही आंसर सही होगा, ठीक है। अब कह रहा कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो नहीं होगा वही आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो अब बता रहा है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्स क्लेम एंड चेंजिंग इन देम। सही बात है, आईएफआरएस से हमें सारी इंफॉर्मेशन पता चलते हैं, ये बात क्लियर है। सेकेंड, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट यूजफुल मेकिंग, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जो हम यूजफुल है ना, क्रेडिट डिसीजन है ना, कंपनी में इन्वेस्ट करें, इससे रिलेटेड हमें आईएफआरएस से सारी चीज़ें हमें पता चलती है उस कंपनी के बारे में। तो ये बात भी सही है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी कैश फ्लो, कंपनी का क्या कैश फ्लो है, कितना आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ये बात सही है। अब सिंपल सी बात है, जब ए बी सी तीनों ऑब्जेक्टिव हैं तो डी सिंपल सी बात है, क्लिक कर देंगे, बट एक बार पढ़ लेते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, नहीं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग नहीं, या तो कंपनी में उसमें इन्वेस्ट करना होता है, कैश फ्लो के बारे में जानना होता है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन के पर्पज से आईएफआरएस है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बनाने के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, विच इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विथ ईपीएस, है ना, ईपीएस अर्निंग पर शेयर जिसको बोलते हैं। अब ईपीएस कैसे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब ध्यान रखना है, फार्मूला याद कर लेना, ठीक है ना। ईपीएस, डीपीएस कैसे निकालते हैं? डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर, है ना, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग, सॉरी डिविडेंड
डिवाइडेड बाई अर्निंग, मतलब कितना अर्निंग है उसमें डिविडेंड ऊपर हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो डीपीएस निकल जाता है, ठीक है ना। ईपीएस कैसे निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे टैक्स वगैरह सब देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट है 20,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है कितना 10,000, तो कितना आएगा एक शेयर पे, कितना उसको फायदा हुआ ईपीएस 2 रुपए का। इस तरीके से पढ़ते हैं। तो वही बता रहा है कि अकाउंटिंग जो इंड एएस है ईपीएस से रिलेटेड, तो ईपीएस से रिलेटेड इंड एएस, अब ध्यान रखना ये चीजें याद करना पड़ेगा। 33 है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को कंसीडर करिए, फिर उसके बेसिस पे आंसर आपको देना है, ठीक है ना, कि कौन आंसर इसमें सही है। ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट 1 क्या बता रहा है, इंड एएस एंड आईएफआरएस आर द आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, है ना। कह रहा है कि इंड एएस और आईएफआरएस दोनों, है ना, सभी पॉइंट के लिए आइडेंटिकल होते हैं, ये बात गलत है, ठीक है ना। आईएफआरएस का अलग कॉन्सेप्ट है, इंड एएस का अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए सेकंड है आपका इंड एएस इज द इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ आईएफआरएस, है ना। आईएफआरएस जो इंटरनेशनली होता है ना, और इंड एएस ओनली इंडियन अकाउंटिंग के हिसाब से बनाया गया है, उसको इंड एएस बोलेंगे। और आईएफआरएस इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग एक जैसा है, उसको आईएफआरएस बोलेंगे, ठीक है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो सही बात है कि जो आईएफआरएस से जो रूल्स रेगुलेशन, मतलब जो आईएफआरएस पूरे वर्ल्ड के लिए है, उसी तरीके से इंड एएस इंडिया के लिए, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 सही है ना। स्टेटमेंट नंबर 2 फर्स्ट फॉल्स था और सेकेंड आपका ट्रू है। चलो आगे, इंड एएस हैज द सम डिफरेंस कंपेयर टू आईएफआरएस, ये बात भी सही है। इंड एएस कंपेरिजन टू आईएफआरएस में कुछ डिफरेंसेज है, ये बात भी सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सही है। तो ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट, गलत, ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट, गलत, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन, 2 और 3 आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो, द इंडियन अकाउंटिंग इंड एएस 12 इज रिलेटेड टू ना, तो अभी इनकम टैक्स रिलेटेड है, इस सीधे आप बस याद कर लीजिए इसको कि इनकम, कुछ चीज़ें आपको कुछ लर्न करना पड़ता है, कुछ चीज़ें समझना पड़ता है। सारी चीज़ें आप समझ नहीं सकते, सारी चीज़ें लर्न नहीं कर सकते। तो अगर हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल बताएंगे वो भी बहुत बोरिंग हो जाएगा। इस वजह से मैंने कुछ कुछ को बस लर्न करने के पर्पज से आपको बता दिया कि अब इसका भी बताने लगूँ, इसका भी बताने लगूँ, तो ना, जैसे लीज तो आपने पढ़ा ही, लीज में कितना था, लीज 33 का था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 था, 19 हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। अब कह रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट कोड है, ठीक है ना। चलिए स्टेटमेंट वही है, 3 स्टेटमेंट दिया है। अब इसमें से कौन करेक्ट है, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स, बात सही है। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। गुडविल की वजह से, गुडविल को लेमैन के लैंग्वेज में बोलते हैं गुड रेपुटेशन, बट गुड रेपुटेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे बिजनेस में फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अपने पास्ट एफर्ट से जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करते हैं उसी को गुडविल बोलते हैं। पास्ट एफर्ट में क्या क्या चीजें आ जाएगी, आपकी लॉयल्टी, आपका सही रेट पे गुड्स को देना, आपका सही बिहेवियर, इसकी वजह से आपके कस्टमर जो फ्यूचर में ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा कस्टमर आने की वजह से दूसरे के कंपेरिजन में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, उसी को गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, पहला बात सही है, ठीक है ना। पहली बात क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, इसका मतलब सही है, ठीक है ना। चलिए, गुडविल इज ऑलवेज इवेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मन नहीं। गुडविल कह रहा है कि हमेशा पार्टनर को बांट देते नहीं, गुडविल हमेशा पार्टनर को नहीं बांटते, कभी कभी हम लोग बैलेंस शीट में भी दिखाते रहते हैं, उसको छोड़े रहते हैं, हमेशा बांटते नहीं हैं। तो ये गलत हो गया, पहला सही है, सेकंड गलत। द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स ऑफ गुडविल रिड्यूस द कैपिटल बैलेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, सही बात है। जब पार्टनर एक रिटायर होता है तो क्या करेगा, अपने हिस्से का जितना भी कैपिटल गुडविल होगा सब लेकर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर बचेंगे, जैसे ए बी सी है, अब सी रिटायर होगा तो रिमेनिंग कौन होंगे, ए और बी होंगे, तो इनका कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। इट मीन्स ये बात सही है। इसका मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 सही होगा। तो ये तो बस ओनली 1 बोला है, ओनली 3 बोला है, ये सही है, ठीक है ना। आप देखो, कहोगे सर आधा लगा देंगे आधा मार्क्स मिलेगा, क्या नहीं है, यही तो ध्यान रखना है आपको हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो गया है, ठीक है ना। आप कहोगे ना कि इसमें, आप बच्चे बोलते हैं ना, झगड़ा कर लेते हैं कि सर पहला तो सही था ना, मैंने तो लगाया ना, आधा मार्क्स देना चाहिए ना, ऐसे नहीं होता है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए सारा पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ रहा है आगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, मतलब जो नया पार्टनर्स आएगा, है ना, मान लेते हैं कि बिजनेस हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 2016 से। अब 1 अप्रैल 2020 को एक नए पार्टनर, पहले थे ए, बी और सी, अब नए पार्टनर कौन आ गए हैं, डी आ गए हैं ना। तो जो डी आता है उसको कौन से अकाउंट के कौन से पैसे से क्रेडिट करेंगे, तो जो वो कैपिटल लाएगा बस उसी अमाउंट से उसको क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो पहले से था नहीं तो उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं मिलेगा, वो पहले से था नहीं तो गुडविल का वैल्यूएशन करने पर गुडविल भी नहीं मिलेगा। मतलब उसको बस जो कैपिटल जो लाता है उसी अकाउंट से क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। जो गुडविल लाएगा तो गुडविल तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर इसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेते हैं ना। जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसको ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेते हैं। सर सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से जो करते हैं कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग सेक्रीफाइस बोलते हैं। मतलब नया पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट जो कम हो जाता है उसी को बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड मतलब होता है ना कि मैंने जो 2016 से बिजनेस शुरू किया 20 में आ गया, तो जो 4 साल का बचा के प्रॉफिट रखे हैं उसमें भी हिस्सा उसे मिलेगा, ये बात गलत है। मतलब उसको नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो तो 4 साल था ही नहीं। द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन, मतलब उसके आने की वजह से उस दिन जो बैलेंस शीट के जो एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उसका फिर से वैल्यूएशन किया जाता है, और वैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है वह ओल्ड पार्टनर को मिलता है, न्यू को नहीं मिलता है। तो न्यू को बस क्या मिलेगा, जो उस कैपिटल लाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से ना, सेक्शन 4 के हिसाब से डिसाइड किया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ध्यान रखना, क्या सर लॉस को नहीं शेयर करेंगे, करेंगे, बट जो डिफिनेशन दिया गया है उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में यही डिफिनेशन दिया गया है कि रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब एक बिजनेस होगा, उस बिजनेस को प्रॉफिट के पर्पज से करेंगे, वह जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा सभी लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वह जो बिजनेस होगा कैरिड ऑन बाई ऑल, मतलब सभी लोग मिल के चलाएंगे या फिर सभी लोग पैसे लगा देंगे, कोई एक चलाएगा, है ना, एक्टिंग फॉर ऑल। यह स्टेटमेंट सही है। लॉस को बांटते हैं रियल में, बट डिफिनेशन में नहीं दिया गया है ना। प्रॉफिट, आप कहोगे सर प्रॉफिट और लॉस तो दोनों बांटते, ये सही हो जाएगा, नहीं। जो पार्टनरशिप एक्ट में डिफिनेशन दिया गया है यही डिफिनेशन दिया गया, ये रटना है आपको, ठीक है ना। आप अपना दिमाग मत लगा देना कि सर वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों तो पार्टनर बांटता है तो ये सही होना चाहिए, सी सही होना चाहिए ना, ज़्यादा तो ये सही लग रहा नहीं, वो बांटते हैं, बट जो एक्ट में रूल्स में, है ना, एक्ट में डिफिनेशन दिया गया उसमें नहीं डिसाइड किया गया है, ठीक है ना। तो आंसर सेक्शन 4 का ए सही हो जाएगा। चलो, इन पार्टनरशिप पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल, है ना। हर एक पार्टनर अपने बिजनेस का एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों के लिए काम करता है। तो जैसे पार्टनर ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, तो हर एक पार्टनर बस अपने लिए काम नहीं करेगा, वो जो काम करेगा उसका अपने लिए तो करेगा ही करेगा, साथ में बी सी और डी के लिए भी करेगा। उसी तरीके से बी जो काम करेगा ए सी और डी के लिए भी करेगा, उसी तरीके से जो सी करेगा काम वह ए बी और डी के लिए भी करेगा। इसका मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए काम करते हैं, इस वजह से वो एजेंट हो गए। प्रिंसिपल क्यों होंगे, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी होगी ना उसमें ज्वाइंट ओनर होंगे, मालिक होंगे, इस वजह से क्या होते हैं वह प्रिंसिपल, मतलब मालिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, मतलब हर एक पार्टनर अपने पार्टनरशिप फॉर्म में एजेंट भी होता है और मालिक भी होता है। तो ए पार्टनर कैन बाइंड न्यू पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। अब इसमें ध्यान रखना है कि इन पार्टनरशिप ए पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल हिज ओन बिजनेस, है ना। व्हाट डज दिस इम्प्लाई, मतलब इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए, ए पार्टनर कैन बाइंड न्यू पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड कैन बी बाउंड बाय एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। सही बात है, मतलब वो जो काम करेगा, है ना, नया पार्टनर जो करेगा काम उससे भी बाउंड होंगे और अदर पार्टनर से भी बाउंड होंगे। इसके बाद ये पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए पार्टनर्स कैन ओनली बाइंड, ये बात गलत है।
ये पार्टनर कह रहा है कि जो न्यू पार्टनर आएगा बस उसी से बाइंड रहेगा, ये बात गलत है। मतलब न्यू पार्टनर से तो बाइंड मतलब रहेगा, मतलब उसके लिए भी काम करेगा वो पार्टनर, उसके लिए नए पुराने के लिए भी करेंगे, ओल्ड पार्टनर नए के लिए भी करेंगे और नए पार्टनर ओल्ड के लिए भी करेगा, और ओल्ड पार्टनर नए के लिए भी बाउंड होगा और साथ में ओल्ड के लिए भी बाउंड होंगे, यह नहीं कि बस न्यू के लिए बाइंड होंगे। ए पार्टनर्स कैन नॉट बाइंड, ये भी गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट बस वन सही है कि एक पार्टनर नए मतलब जो नया पार्टनर्स आएगा वह क्या करेगा, वह एक्ट जो करेगा वह सभी पार्टनर के लिए भी करेगा और खुद अपने लिए भी करेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से ओल्ड पार्टनर्स अपने लिए भी काम करेंगे और दूसरे के लिए भी करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट डज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, है ना। देखो कैपिटल पहले तो ध्यान रखना है कि जो कैपिटल होता है पार्टनर्स कैपिटल में दो टाइप्स को होते हैं, ठीक है ना। जो पार्टनर्स कैपिटल होते हैं, ये सब चीज़ें की पॉइंट आप लिख लिया करो कॉपी में ना, कहीं मिलती नहीं चीज़ें, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा आपका फिक्स्ड हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा फिक्स्ड और एक क्या हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना। तो जो आपका फ्लक्चुएटिंग होगा ना, सॉरी फिक्स्ड होगा ना, उसमें दो अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, क्या बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा कि जो फिक्स में कैपिटल अकाउंट होगा उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, और जो फिक्स में करेंट अकाउंट होगा उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होगा, और जो फ्लक्चुएटिंग में होगा उसका भी बैलेंस डेबिट और क्रेडिट होगा। पहले तो ये बना लो, ये एकदम गोल्डन रूल से कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इवन की जो नेट के बहुत फेमस टीचर हैं वो हमारे ही बुक से पढ़ाए थे एक बार, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट में दो है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स में दो होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। इसमें बस वही पैसा लिखेंगे जो कैपिटल वाला होता है, उसके बाद कोई पैसा नहीं लिखते, इसके हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है। करेंट में जितने सारे लॉस एक्सपेंसेस इनकम सब लिखे जाते हैं, कैपिटल को छोड़ के सब करेंट में चला जाता है। इसमें कैपिटल भी रहेगा, फिर लॉस एक्सपेंसेस इनकम सब रहेंगे, इस वजह से इसका भी बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, ठीक है। अब क्या बता रहा है, पूछा क्या था, ये वाला पार्ट आपसे पूछा था कि व्हाट डज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब फ्लक्चुएटिंग में जो पार्टनर्स कैपिटल होगा वो क्या करता है कि कैपिटल अकाउंट ईच पार्टनर्स विल चेंज, है ना। मतलब क्या होगा, हमेशा चेंज रहेगा, मतलब कभी डेबिट क्रेडिट वो बैलेंस होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, चेंज नहीं होता, मतलब फिक्स रहता है, ठीक है ना। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर विल रिमेन कांस्टेंट, नहीं ये बात गलत है। कांस्टेंट किस में होता है, फिक्स में होता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ दिस पार्टनर विल इंक्रीज फ्रॉम ईयर, मतलब जरूर नहीं कि इंक्रीज करे, कर सकता है बट कंपलसरी नहीं है कि इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज भी कर सकता है, इस वजह से गलत है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ दिस पार्टनर विल डिक्रीज, बस डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकता है, मतलब बस ऑप्शन ए सही होगा कि चेंज होता रहेगा। चेंज में दोनों चीज़ें आती है, इंक्रीज और डिक्रीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is not way in which the partners can retire? कह रहा है कि पार्टनर्स, ध्यान रखना इसमें देखो नॉट आ गया आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि चार तरीके में से तीन तरीके से पार्टनर रिटायर हो सकता है, लेकिन एक जो तरीका दिया उस तरीके से रिटायरमेंट नहीं अलाउ किया जाएगा। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कंसेंट मतलब सहमति, सभी पार्टनर के सहमति। जैसे मान लो कि ए बी सी और डी चार पार्टनर हैं, अब डी बोलता है कि अब हम नहीं रहना चाहते हैं, ए बी सी से बात करता है, वो लोग मान जाते हैं, बोलते चलो ठीक है, तो इस तरीके से वो रिटायरमेंट ले सकता है, ये सही है। इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, मतलब उनके बीच में जो एग्रीमेंट था कि 4 साल 3 साल 2 साल है, वो एग्रीमेंट खत्म होता है, पार्टनर रिटायर हो सकता है, पार्टनर जा सकता है, ये बात भी सही है। बाई गिविंग ए रिटेन नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू रिटायर ऑल दी अदर पार्टनर्स वेयर द पार्टनरशिप एट विल, मतलब पार्टनरशिप विल मतलब पार्टनरशिप जो डीड होता है, पार्टनरशिप डीड में पहले लिखा गया था कि कोई पार्टनर अगर जाना चाहेगा तो एक प्रॉपर नोटिस 6 महीना पहले दे देगा, है ना, उसके बाद वो जा सकता है। तो कहने मतलब ये तीनों सही है। तो अब जब तीनों सही होगा तो सिंपल सी बात है, डी गलत होगा। बाय ट्रांसफरिंग हिज शेयर टू न्यू, कह रहा है कि जो ए बी सी डी है ना, एक नया पार्टनर ई का एंट्री होता है और वो अपने हिस्से का सारा कुछ ई को दे के चला जाएगा, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस तरीके से वो रिटायरमेंट नहीं ले सकता, ए बी सी तरीकों से रिटायरमेंट ले सकता, बस डी के तरीकों से रिटायरमेंट नहीं ले सकता है, ठीक है ना।
तो अगर चैनल पे आप देख रहे हैं वीडियो को तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज पीपीटी बनाने में, क्वेश्चन को आगे आप गर्मी में खड़े होकर पढ़ाने में बड़ा मेहनत लगता है, तो आप एक लाइक कर दीजिए कम से कम, ठीक है। चलिए, व्हाट हैपन टू द एक्यूमुलेटेड रिजर्व। एक्यूमुलेटेड रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जो रिजर्व हम बांटे नहीं होते हैं, रखे होते हैं ना, कि फ्यूचर में कुछ इवेंट ऐसा होगा, लॉसेस होंगे, तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास कुछ पैसे होना चाहिए, तो उसको हम लोग एक्यूमुलेटेड रिजर्व बोलते हैं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको बोलते हैं ना, टाइम अब कह रहा रिटायरमेंट के समय जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जो एक्यूमुलेटेड पुराना जो प्रॉफिट होगा उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, इट इज डिवाइडेड अमंग द ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट्स एंड रिसीव। ऑल में क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग प्लस रिटायरिंग, ऑल में सभी आ जाएंगे ना, मतलब जो पैसा बचा बचा के रखे हैं, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी तो मेहनत किया होगा उसमें, तो उसको भी वो पैसा मिलेगा, सभी को बांटा जाएगा, ठीक है। पहला तो सही है। सेकंड, इट ट्रांसफर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करा कि बस रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे कि अच्छा तुम जा रहे हो ले लो, नहीं, सभी को मिलेगा, मतलब एक गलत है, पहला सही है, सेकंड गलत है। इट इज ट्रांसफर टू रिमेनिंग, करा कि ए बी सी डी है, डी जा रहा है ना, बस ए बी सी को दो, ये भी बात गलत है ना। इट इज रिटेन, मतलब करा राइट अप कर देंगे, ये भी बात गलत है, मतलब बस पहला होगा कि सभी को दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। करा है कि जो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो सॉरी नया पार्टनर्स आएगा तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दो गुडविल होगा कि जिस दिन एक नया पार्टनर आएगा उस दिन गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, फिर न्यू पार्टनर के हिस्से का जितना गुडविल होगा वह लेकर आएगा, फिर ओल्ड पार्टनर उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, एक पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल होगी उसको बस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना। मतलब जो बैलेंस शीट में गुडविल होगा उस गुडविल को कौन बांटेंगे, बस ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, किसमें, ओल्ड रेशियो में। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है ना। जो बैलेंस शीट में गुडविल होगा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। बट जो गुडविल न्यू गुडविल होगी ना, जो न्यू गुडविल मतलब नए पार्टनर के आने की वजह से जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया था उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर किस में बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नया गुडविल को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, और जो पहले से बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है। और यही बस जो न्यू गुडविल आता है उसी को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है, और सारा काम ओल्ड रेशियो में ही किया जाता है। अब पढ़ लेते हैं कहा क्या रहा है। द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश विच इज लेफ्ट इन द बिजनेस, है ना। कह रहा है कि न्यू पार्टनर्स गुडविल को कैश में लाएगा और वो बिजनेस में चला जाएगा, नहीं बिजनेस में नहीं जाएगा, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश बट द कैश इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स, है ना। कह रहा है कि एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन न्यू पार्टनर्स इज ए एडमिटेड। ओके ठीक, माई मिस्टेक। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि जब गुडविल आती है ना, ध्यान रखना, पहला तरीका होगा कि जब गुडविल पार्टनर लेकर आएंगे ना, ध्यान रखना, तो एक बिजनेस होगा, तो अगर बिजनेस में आ गया तो बांटना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, अगर गुडविल बिजनेस में आया ही नहीं, वो बाहर बांट लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा केस क्या होगा कि गुडविल को लाके वो लोग कुछ मतलब अपने बिजनेस में होता है ना कि जितना भी पैसा उसको पार्टनर्स लोग सेक्रीफाइस रेशियो में बांट के बिजनेस में रख सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। मैंने गलती से बोल दिया कि विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब वो बिजनेस में, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया कि बिजनेस में नहीं रखेंगे, मतलब बात क्लियर है, ठीक है ना, कि अगर वो पार्टनर्स लाया उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांट के विड्रॉ भी कर सकते हैं और बिजनेस भी रख सकते हैं। इसका मतलब दोनों है ना, लेफ्ट मतलब बिजनेस में भी रख सकते हैं और साथ में विड्रॉ भी कर सकते हैं, ये दोनों बात सही है। थर्ड, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर्स टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, वही मैंने बोला ना, प्राइवेटली भी बांट सकते हैं। आप देखो ऐसे समझो, ठीक है, देखो बता रहे हैं, जैसे आपका ये बिजनेस हो गया और ये पार्टनर्स लोग हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब एक नया पार्टनर्स आता है, अब ये क्या करता है, गुडविल, तो अगर गुडविल बिजनेस में आया
तो ये लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट के बिजनेस में रहने भी दे सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या बता रहा है कि पार्टनर सीधे इसको गुडविल देता है इन लोगों को, तो ये प्राइवेटली निकाल लेते, फॉर्म में आया ही नहीं ना, मतलब बिजनेस में आया ही नहीं, तो इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ दी एबव आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स among themselves change, how should the goodwill brought in by new partners be credited to old partners, है ना, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि एक नया पार्टनर जब आता है तो उस केस में ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में क्या चेंजेस होते हैं, है ना, इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स अमंग देमसेल्फ चेंज, ठीक है। हाउ शुड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स एंड बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब गुडविल न्यू पार्टनर्स कितना लाएगा और उसको किस तरीके से पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के। पहला देखिए, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे नहीं, न्यू गुडविल को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में करेंगे, मतलब पहला गलत है। न्यू रेशियो में करेंगे इन द रेशियो इन विच दे सफ़र, मतलब जिन्होंने जितना अपना उन्होंने सेक्रीफाइस किया ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के समय उन्होंने अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया उसी रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर। अब ध्यान रखिएगा, ये पार्टनरशिप का रिटायरमेंट का चैप्टर जो डेथ वाला केस है वह है कि जब एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, जैसे मान लेते हैं ए बी सी और डी हैं, यहाँ पे बी का डेथ हो गया, सपोज करते हैं बी का डेथ हो गया, ठीक है ना, तो अब बचेंगे कौन, ए सी और डी बचेंगे। तो जो बी डेथ हो जाएगा तो बी का कोई नॉमिनी होगा, है ना, नॉमिनी मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं। तो अब इस नॉमिनी के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। मतलब वो जो नॉमिनी होगा उसका क्या राइट होगा, है ना, उस नॉमिनी के क्या अधिकार होंगे कि जो हमारा पार्टनर्स, मतलब उसका जो भी पार्टनर्स था, पार्टनर का मतलब कि जैसे ए हैं तो ए का लड़का भी नॉमिनी हो सकता है, उसकी वाइफ भी हो सकती है, मतलब उन जिनको भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया था उसके क्या अधिकार होंगे। दे कैन टेक ओवर द पार्टनरशिप फॉर्म, कह रहा है कि बी के जाने के बाद वो पूरे पार्टनरशिप फॉर्म को ले लेगा, नहीं, ए और सी डी का भी है, पूरा उसी को नहीं मिल जाएगा, ठीक है। दे कैन बिकम द पार्टनर, को पार्टनर बन जाएगा ऐसा नहीं है, वो लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं, है ना, मतलब जो ए सी और पी है वो चाहेंगे कि चलो ठीक है आज से नया पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। दे डिपेंड ऑन द प्रोविजन ऑफ द फॉर्म्स पार्टनरशिप डीड, मतलब उन लोगों का सिंपल सी बात है कि उन्होंने जो पार्टनरशिप डीड में रूल्स लिखा था कि किसी पार्टनर के डेथ होने के बाद किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा वह अप्लाई होगा। अगर नहीं लिखा गया होगा तो उसके अकाउंट का जो भी पैसा होगा, है ना, उसके अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा सब उसको डिसीज पार्टनर को दे दिया जाएगा, ये राइट होगा, ठीक है ना। दे हैव नो राइट इन द पार्टनरशिप, मतलब कोई राइट नहीं, ऐसा नहीं है, राइट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब कहोगे सर बी भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है ना कि दे कैन बिकम ए पार्टनर, है ना, हाँ, बट एक्यूरेट नहीं सही लग रहा है ना, एक्यूरेट आपका सी सही है। देखो आंसर कभी कभी 4 ऑप्शन में चारों सही लगेंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट सही होगा ना वो माना जाएगा, ये चीजें ध्यान रखना। 29, व्हाट डज द टर्म डिसोल्यूशन, ठीक है ना, व्हाट डज द टर्म डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, है ना, 39 यहाँ पे रहेगा, सेक्शन 39 ऑफ द 1932। अब देखो सेक्शन 39 बताता क्या है कि 39 के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज करो, 39 सेक्शन 39 यही बोलता है, ठीक है ना, पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज करो। इट मीन्स द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन पार्टनरशिप अमंग द ऑल पार्टनर्स, इट मीन क्लोजिंग। देखो 2 कॉन्सेप्ट होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, है ना, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, है ना, और एक क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, है ना, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, दोनों में डिफरेंस है।
डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर के बीच में जो चेंजेस होते हैं, जैसे एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है बिजनेस को क्लोज कर देना। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो आंसर आपका मतलब दोनों है ना। इट मीन्स द क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, मतलब बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। बिजनेस को क्लोज करना और बिजनेस के जितने सारे पार्टनरशिप के बीच में कॉन्सेप्ट सारा को, उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हो सारे एग्रीमेंट को खत्म कर देना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अच्छा 31 ही था ना, ठीक है 30। When does a compulsory dissolution of the firm occurs? करा कि कब मान लिया जाएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस कंपलसरी बंद करना है। ठीक है ना। तो एक तो होता है वॉलंटरी, एक होता है कंपलसरी, मैंडेटरी जिसको बोलते हैं। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि स्वेच्छा से, चलो बिजनेस लॉस में चल रहा है बंद कर दो, है ना। हम लोग एग्रीमेंट किए थे 4 साल को टाइम पीरियड हो गया, बंद कर दो। 4 साल नहीं पूरा हुआ है, आपस में बात करके बंद कर दो, ये वॉलंटरी हो गया। कंपलसरी जब कोर्ट ऑर्डर दे दे, लॉसेस ही हो रहा है, एक पार्टनर को छोड़ के सभी ब्लाइंड हो जाए, मतलब अनसाउंड माइंड हो जाए, है ना, इंसॉल्वेंट हो जाए, इस तरीके से। तो व्हेन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, सही है, एक को छोड़ के सभी इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट मतलब पैसा लिए हैं, लाइबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है। ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं। व्हेन द बिजनेस बिकम, बिजनेस आप जो कर रहे थे, गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी लाया कि आपका बिजनेस इलीगल हो गया तो आपको बंद करना पड़ेगा, मतलब सभी। ठीक है, आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है। 31, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन फर्म डिसॉल्व, करा कि किस केस में कोर्ट ऑर्डर दे देगा, है ना। ऐसा क्या केस होगा जिसमें कोर्ट ऑर्डर दे देगा आपको कि आप अपने बिजनेस को बंद कर दीजिए। तो वही व्हेन पार्टनर बिकम इनसेन, मतलब अनसाउंड मैन, अनसाउंड मतलब जिसके सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, जो पर्सन, जो इंसान सोच समझने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है उसको अनसाउंड बोलते हैं। ठीक है ना। व्हेन पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल, मतलब किसी की तरीके से वो इनकैपेबल, अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो भी कोर्ट क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, बंद करो, अपना प्रॉफिट वगैरह लॉस वगैरह को बांट के अब फिर जो रिमेनिंग बचते अपना स्टार्ट करो, नया स्टार्ट करो, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला बिजनेस बंद करो। व्हेन पार्टनर इज ए प्रूव्ड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट विच लाइकली अफेक्ट द एडवर्सली बिजनेस ऑफ द, मतलब कोई एक पार्टनर ऐसा कुछ बिहेव करता है जो मिसकंडक्ट हो जाएगा, फिर पार्टनरशिप डीड में वो चीज़ें थी नहीं और उस तरीके से वो काम कर देता है, गिल्ट टाइप का, उस केस में भी बिजनेस को बंद करने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। इसका मतलब डी सही हो जाएगा, 31 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, है ना। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सभी पार्टनर लोग आपस में सहमति से कि चलो बिजनेस बंद कर देते हैं, इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ए फर्म में बी डिसॉल्व एट एनी टाइम, मतलब कभी भी, है ना। हम लोग 20 साल फर्म चलाएंगे फिर बंद करेंगे, नहीं, 2 साल हुआ, अरे यार चलो अच्छा नहीं लग रहा बंद करो, बंद कर सकते, इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसॉल्व एट एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कभी भी सभी पार्टनर मिलके सहमति से अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बात सही है। ए फर्म में बी डिसॉल्व एट एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी या पार्टनर, नहीं, सभी पार्टनर, ये नहीं कि सरकार बनाना है मेजोरिटी 2/3 आ गया तो चलो बंद कर देते, नहीं, अगर 4 पार्टनर हैं, चारों चाहेंगे तभी, ये नहीं कि 3 चाह गए, एक नहीं चाह रहे तो बंद कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। ए फर्म में बी डिसॉल्व एट एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ द एटलीस्ट वन पार्टनर, कह रहा है कि एक पार्टनर कहेगा यार बुखार हो रहा है, हम नहीं फर्म में आएंगे, बंद कर दो बिजनेस, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे तो बहुत सारे बिजनेस बंद होते रहेंगे, मतलब पहला ही आपका सही होगा। ठीक है ना, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका, व्हाट हैपन व्हेन पार्टनरशिप इज विल, एट विल मतलब स्वेच्छा से, है ना। एट विल मतलब जो होता है ना कि बस डेट में कुछ चीज़ें लिखे उसके बेसिस पे चल रही है ना, तो क्या होता है, ए फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, देखो एट विल में वही होता है ना कि
चलो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का मन होगा तो बंद कर देना कभी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वो एट विल वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। ये जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं अकाउंटिंग में नहीं पढ़ने को मिलता है। ये जो बिजनेस वाला पार्ट होता है, टाइप्स ऑफ कंपनीज जिसमें होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, वहाँ की चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो एट विल के कॉन्सेप्ट में वही होता है कि फॉर्म में भी डिजॉल्व बाई एनी पार्टनर्स गिविंग नोटिस, है ना। मतलब कोई पार्टनर्स नोटिस दे सकता है तो फॉर्म को बंद कर सकते हैं कि, है ना। फॉर्म में भी डिजॉल्व बाई एनी पार्टनर्स विदाउट गिविंग नोटिस, करा कि फॉर्म बंद हो सकता है बिना नोटिस, ऐसा तो है नहीं, नोटिस तो कम से कम देना होगा ना, चलो बंद किया जाए। ए फॉर्म में भी डिजॉल्व बाई एनी पार्टनर्स गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू और एटलीस्ट वन अदर पार्टनर्स, है ना। नहीं, एक पार्टनर सभी लोगों को नोटिस देगी कि चलो बंद किया जाए, हो सकता है ना। एक पार्टनर बस एक लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है कि चलो बंद करें, ये बात नहीं हो सकता है। फिर से समझो, जैसे ए बी सी डी हैं, अब एक ने एक नोटिस निकला, बी सी और डी तीनों को इन्फॉर्म करता है कि चलो बंद किया जाए, इस केस में बंद हो सकता है। ये नहीं कि ए ने बस बी को नोटिस दे दिया और बिजनेस बंद हो गया, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब पहला एट विल में पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फाइनेंशियल रेशियो विद देयर डिस्क्रिप्शन, है ना। अब फाइनेंशियल रेशियो आपको मिलाना, क्विक रेशियो आपको बता दे कि क्विक रेशियो से क्या होता है। पहले तो ये लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट होता है। 4 टाइप के रेशियो होते हैं। एक होता है आपका लिक्विडिटी रेशियो, है ना, लिक्विडिटी रेशियो, और एक होता है लॉन्ग टर्म रेशियो, है ना, जिसको हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो। ये याद कर लो, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एक होता है आपका टर्नओवर रेशियो, है ना, टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो, और एक होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो प्रॉफिट करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज की बात करेगा लिक्विडिटी में, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स लायबिलिटीज की बात करेगा, ये बिजनेस का टर्नओवर की बात करता है, प्रॉफिटेबिलिटी की कितना हम सेल्स से प्रॉफिट जनरेट कर लिए, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारी बात करेगा। अब वही आपको समझना है। तो क्विक रेशियो लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? मेजर प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आ गई तो नहीं होगा। इवेल्युएट द इमीडिएट लिक्विडिटी पॉसिबल, मतलब पहले का 2 सही होगा, ठीक है। चलो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने लॉन्ग टर्म में कैपिटल एम्प्लॉयड में पैसा लगाया है, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया है, उससे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलते हैं? टोटल एसेट्स में से करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे, है ना, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऐड करते हैं तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। तो लॉन्ग टर्म में जो होगा मतलब आपका इसमें पार्ट हो जाएगा कि पहला वाला, ठीक है ना। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है। द मार्जिन लेफ्ट आफ्टर द कवरिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स, वही है कि मार्जिन लेफ्ट मतलब जितना मेरा प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में से हमने क्या किया, सॉरी मतलब जितना मेरा सेल्स था उसमें से मैंने अपना कॉस्ट माइनस कर दिया, फिर जो मार्जिन बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। तो ये तो सही है ना, सी का तीसरा ही रहेगा। टोटल एसेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं? जो कि हमारा इफेक्टिवली कंपनी यूजेड इज एसेट जनरेट सेल्स, सही है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में है कि टोटल एसेट्स का सेल्स से क्या कंपेरिजन होता है, तो ये चौथा सही हो जाएगा। लीवरेज रेशियो से क्या कर रिफ्लेक्ट करते हैं कि डिग्री, लीवरेज रेशियो डिग्री बताता है कि लीवरेजिंग रेशियो से हम लोग क्या निकालते हैं? डिग्री, है ना। कंबाइंड लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज की बात करता है इसमें। फर्म इज फाइनेंशियली ऑपरेटिंग थ्रू द डेप्ट वर्सेस होली ओन फर्म, मतलब कि क्या लीवरेज है, क्या डिग्री है कि खुद का पैसे का और डेप्ट के पैसे से, ठीक है ना। तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब पहले का 2, है ना, पहले का 2 ये सही है और ये सही है और ये सही है, मतलब ये तो गलत हो गया। फिर सेकंड का 1 हो जाएगा, मतलब बी का 1 ये सही है और ये, अब तीनों गलत हो गए। तो सिंपल सी बात क्या होगा? पहला ही सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, सी रिटायर एंड हीज शेयर इज एक्वायर इक्वली बाई ए एंड बी। अब ध्यान रखिएगा कि ए है, बी है और सी है, इनको 2/5 मिलता है, इनको 2/5 मिलता है, इनको 1/5 मिलता है। अब ये चले जाएंगे, अब इनके पार्ट को ए और बी लेंगे इक्वली, तो सी का कितना था? 1/5, इक्वल पार्ट 2 में बांटोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। आगे अगर थोड़ा भी मैथ आपको आता होगा तो क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/10।
मतलब कि 1/5 का आधा 1/10 होगा, इतना आपको पता होना चाहिए, थोड़ा भी मैथ तो आना चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा, 2/5 था ही प्लस 1/10 और ऐड हो जाएगा, तो 10 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 1 मतलब 5/10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी 1/10 ऐड करोगे तो वही आ जाएगा 5/10 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1/5 माइनस मतलब 0 हो जाएगा। तो 5:5 मतलब 1:1। अगर 1:1 होगा तो वो सही हो जाएगा, अदरवाइज 5:5 ही सही मान लिया जाएगा, है ना। 1:1 होता तो वो सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सी का तो 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका 36। ABC पार्टनर शेयरिंग लॉसेस इन द रेशियो 3:1। देयर टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,000। कह रहा टोटल फर्म का प्रॉफिट 12,000 होता है। बी रिटायर करेगा, ही शेयर एक्वायर्ड बाय ए, मतलब बी के जाने के बाद पूरा का पूरा शेयर किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। इन व्हाट ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट, है ना। अब ए का क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिएगा कि पहले तो ए का पहले का प्रॉफिट कितना था 12,000 का 3/6, तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, है ना। 3:1 का मतलब क्या होता है, 3:1 का मतलब होता है 3/6, 2/6 एंड 1/6, ठीक है। बी को कितना मिलेगा 12,000 का 2/6, इट मीन्स 4,000, ठीक है। और सी को कितना मिलेगा 12,000 का 1/6 मतलब 2,000, ठीक है। अब कह रहा है कि ए के जाने के बाद, ठीक है ना, सॉरी बी के रिटायरमेंट होने के बाद उसका पैसा पूरा पूरा ए को मिलेगा, तो मतलब ये 4,000 इसको पूरा मिल जाएगा। तो अब इसको टोटल कितना प्रॉफिट मिलेगा 10,000 प्रॉफिट मिलेगा। मतलब फ्यूचर में अगर इस तरीके का प्रॉफिट होता है तो उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा 10,000 मिलेगा। कैसे, इस तरीके से, मतलब अगर जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ ऐसा है तब तो इस रेशियो में बांट के ख़त्म कर देंगे। अब फ्यूचर में बता रहा है कि यह कॉन्सेप्ट होने के बाद अगर हमको प्रॉफिट 12,000 होता है तो ए को कितना मिलेगा, क्योंकि ए क्या करता है बी का भी पार्ट ले लेता है, इस वजह से उसको 10,000 मिलेगा, ठीक है ना। अब सॉरी चलिए, मैच द फॉलोइंग रेशियो विद देयर करेक्ट कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट कवरेज निकालने का फार्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंशन, मतलब जो भी EBIT है ना, अर्निंग बिफोर। EBIT कैसे निकालते हैं, जो हमारा सेल्स होता है उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो निकलता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो निकलता है EBIT, है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो EBT, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो EAT, ऐसे चलता है। तो EBIT अपॉन जो फिक्स इंटरेस्ट है, पहले का पहला ही सही है। कैश रेशियो कैश इक्विवेलेंट का करंट लायबिलिटी से कंपैरिजन करते हैं तो ये दूसरा सही है। रिटर्न एंड टोटल इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कि टोटल इन्वेस्टमेंट में कितना हमको रिटर्न मिल रहा है, जितना नेट इनकम होगा टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे, ये बात भी सही है। EPS कैसे निकालते हैं, जो हमारा नेट इनकम मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा और जितना हमारा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होंगे, तो ये चौथा भी सही है। तो डेप्ट सर्विस रेशियो, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ध्यान रखना कवरेज रेशियो पूछा है, ठीक है ना। तो कवरेज मतलब कि हम टोटल डेप्ट से कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इनकम वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, डेप्ट वाला पार्ट, मतलब ये सही दिया है। पहले का ए दूसरे का, इस तरीके से ना, मतलब ए ये सही है, ये दोनों गलत हो गया, फिर ये सही है, ये सही है, फिर ये गलत हो गया, तो अब आपका ए सही हो जाएगा। मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरीके से आपका है, सीधे आपको याद कर लेना है इसमें। चलिए नेक्स्ट है आपका ABC पार्टनर्स है और शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो आपका 2:1 है। सी का डेथ हो जाता है, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान रखिएगा कि जब इस केस में ना ABC 3 पार्टनर है, 2:1, ये डेथ हो जाएगा ना, इसको हटा देंगे, फिर इनका बचेगा तो 2:2 बचेगा, इट मीन्स 1:1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सर अगर ए का डेथ हो जाता तो क्या होता 2:1, अगर बी का डेथ हो जाता, जैसे अगर ए का डेथ होता तो 2:1 बचता, फिर बी का डेथ हो जाता तो भी ए और सी के बीच में 2:1 हो जाता, बट सी का डेथ हुआ है तो ए और बी का रेशियो 2:2 बचा, मतलब 1:1, तो पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड, है ना, मतलब इसमें से जो करेक्ट कोड है, करेक्ट आंसर है, उसी को आपको देखना है। अब स्टेटमेंट 1 क्या बता रहा है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड अनलेस स्पेसिफाइड। करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड में अलाउड है तब तो दोगे, नहीं स्पेसिफाइड है तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है। पार्टनर्स कैन क्लेम सैलरी और कमीशन एज राइट अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना। कह रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स अपने सैलरी और कमीशन के लिए उसका राइट है, ये बात नहीं है। आपस में समझौता कर लोगे तो दे सकते हो, बट राइट है, ये बात गलत है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी इक्वल अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब अगर पहले से डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल, डिसाइडेड है तो जो डिसाइडेड रेशियो उसमें बांटोगे, नहीं डिसाइड है तो किसमें बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। इस तरीके से स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, मतलब आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और 3। चलिए नेक्स्ट है आपका, इफ पार्टनर्स ए बी एंड सी हैव कैपिटल 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख रिस्पेक्टिवली and firm provide annual interest 10% on capital, forget the record interest, मतलब forget मतलब भूल जाना, how much will profit increase in erroneously due to the this oversight assuming। कह रहा है कि पहले ए बी सी है तो तीनों लोगों का 10% है, तो ए को इंटरेस्ट कैपिटल कितना हो जाएगा, 10,000 है ना, 15,000 और 20,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 45,000 हो जाएगा। इसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करना। अब इससे क्या होगा, फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा ना, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड में जाता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट मेरा ओवर से मतलब बढ़ेगा, कितने अमाउंट से, 45,000 से, ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। इन पार्टनरशिप फॉर्म A and B are partners with capital of rupees 5 lakh and 3 lakh. Sharing profit in the ratio 5:3. Firm earn annual profit of 2 lakh before the accounting interest on capital। कराए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का, तो उसमें B का प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। टोटल फर्म को प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, ठीक है, रेशियो कितना है, 5:3 है, इसका मतलब B को कितना मिलेगा, 3/8 मिलेगा, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 5 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। 2 लाख में 18,000 माइनस करोगे तो फर्म को प्रॉफिट, 1,48,000 माइनस करो, 2 लाख में 48,000 माइनस करोगे तो फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा 1,52,000 का, ठीक है। अब इस 1,52,000 को बांटेंगे 3/8 में, 1,52,000 को 3/8 में जब आप बांटोगे, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं जल्दी सॉल्व कर दूंगा आपको, 1,52,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, इट मीन्स 57,000 रुपये, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा, 57,000 आएगा, ठीक। आपको नहीं कैलकुलेटर अलाउ है तो आंसर 57। अब देखो दिया है बट उससे ना मतलब नहीं है ना, कैसे दिया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर से समझो, 2 लाख में जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था माइनस कर देना, फिर जो बचेगा बी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 3/8। आपका अकाउंटिंग छूट गया था, फिर भी आप आज से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। इफ पार्टनर्स विड्रॉ 2,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ विद द फर्म चार्जिंग 10% इंटरेस्ट पर एनम, तो इंटरेस्ट कितना होगा, ध्यान रखना। पहले तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ रहेगा, हर महीने निकालेगा तो 6.5/12 करते हैं। मिडल मंथ हर महीने के मिडिल में निकालेगा तो 6/12 करते हैं। एंड रहेगा तो 5.5/12 करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना। हर महीने में निकालेगा 2,000 हर महीने, तो एक महीने का 2,000, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 24,000, है ना। इंटू रेट क्या है आपका, रेट है 10%, 10/100 इंटू मंथ 5.5/12 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके बताए वो 1,100 रुपये आएगा ना। सॉल्व करके एक बार देख लेना, आपको ये कैलकुलेशन करके देख लेना 1,100 आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो पहला सही हो जाएगा। चलो 43 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें कौन स्टेटमेंट सही है। पहला, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन बी डन एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। सही बात है। जो शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, मतलब जब शेयर पे शेयर होल्डर पैसा नहीं देते हैं
तो कंपनी उनको नोटिस देती है, उसके बाद भी नहीं देते हैं तो उनके शेयर को सीज कर दिया जाता है ना। तो उस जो पैसा दिए रहते हैं, जैसे 10 रुपये में 4 रुपये दिए हैं, तो कंपनी वो पैसे वापस नहीं करती, उसी को बोलते हैं फॉरफिटेड अमाउंट। वो कंपनी के लिए बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि फिर जो जैसे मान लो 5 शेयर मैंने आपको इशू किया, आपने 10 रुपये के हिसाब से 5 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से 50 रुपये होते हैं, ठीक है ना। बट आपने 2 रुपये के हिसाब से 10 रुपये ही दिया है, 40 रुपये हम आपसे मांग रहे, दे नहीं रहे हो, तो कंपनी आपका नाम हटा देगी, सीज कर देगी। फिर ये जो 5 शेयर है किसी और को देगी, उसी को बोलते हैं री इशू। तो अब कह रहा है उसको जो री इशू पे शेयर है हम 10 पे भी बेच सकते हैं, 8 पे भी बेच सकते हैं, 12 पे भी बेच सकते हैं, वही है। तो फॉरफिटेड शेयर को तीनों तरीके से इशू कर सकते हैं, बट नया शेयर ऐड पर या ऐड प्रीमियम पे ही इशू होता है, ऐड डिस्काउंट पे नहीं इशू होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। फॉरफिटेड शेयर ऐड पर, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बट नया शेयर कभी भी डिस्काउंट पे नहीं इशू किया जाएगा, ठीक है। तो पहला सही है। मैक्सिमम डिस्काउंट एट विच शेयर कैन बी री इशू 10%, नहीं, ये बात गलत है। मैक्सिमम डिस्काउंट 10% नहीं है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जितना हमारा फॉरफिटेड का अमाउंट हो उतना दे सकते हैं। द प्रोसीड फ्रॉम द रीइशू ऑफ द शेयर आर क्रेडिटेड टू द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। करा कि जो शेयर इशू करेंगे उससे जो पैसा आएगा क्रेडिट में करेंगे नहीं, मतलब बस पहला ही ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 1 ही सही है, ठीक है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द फाइनल कॉल मनी। तो जब पैसा मिलता है तो एंट्री होता है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। एंट्री क्या हो जाता है, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये बात सही है। शेयर फाइनल कॉल डेबिट ये गलत है, शेयर कैपिटल डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ये भी गलत है। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो 44 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब वो फिर स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सही होगा देखना होगा। अमाउंट रिसीव, पहला स्टेटमेंट है, अमाउंट रिसीव ऑन रीइशू ऑफ शेयर डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट, सही बात है। जब दोबारा शेयर रीइशू करते हैं तो एंट्री हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। अगर डिस्काउंट पे इशू किए तो फॉरफिटेड डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। तो ये आता है ना, जब शेयर रीइशू करते हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिटेड शेयर आर रीइशूड, कह रहा है कि जब शेयर रीइशू करेंगे तो शेयर फॉरफिटेड को डेबिट, क्रेडिट करते नहीं, डेबिट करेंगे। अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डेबिट किया जाता है, मतलब ये गलत है। द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन शेयर्स आर रीइशूड, है ना। करा शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे जब रीइशू करते समय, नहीं, क्रेडिट किया जाता है। तो पहला ही स्टेटमेंट बस सही होगा, ठीक है ना। मतलब रीइशू करने की एंट्री क्या होगा, बैंक ऑन डेबिट, फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तब, डिस्काउंट पे इशू नहीं करेंगे एड पर पे, तो एंट्री हो जाएगा बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। प्रीमियम पे इशू करेंगे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम लगा दोगे, इस तरीके से। तो पहला ही आंसर सही है 45 का। 46 देखेंगे, कह रहा है कि कंपनी फॉरफिट करती है 200 शेयर 10 रुपये वाला, 8 रुपये कॉल्ड किया गया था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4 रुपये। व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल सॉरी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो जो पैसा मिल गया, देखो एंट्री क्या हो जाता है, जो पैसा मिल गया, पहले तो जो फॉरफिट करते तो एंट्री हो जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 200 शेयर था 8 रुपये के हिसाब से 1600 यहाँ लिखोगे। सर 10 रुपये था ना, जितना कॉल्ड किया जाता है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। जो पैसा मिल गया वो फॉरफिटेड में, है ना। अब देखो 10 का शेयर था, 8 रुपये मांगा गया, 4 रुपये नहीं मिला, तो मिला कितना, 4 रुपये मिला होगा। ऐसे समझो कि 10 के शेयर में हमने मांगा पैसा बस 8, उसमें से 4 रुपये नहीं मिला, तो मिला कितना, 4 रुपये। तो इसका मतलब 200 के हिसाब से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 800 रुपये मिला होगा, और जो अनपेड कॉल रह गया होगा, जो पैसा मिला नहीं होगा, 200 शेयर पे 4 मतलब 800। पूछा क्या है कि शेयर फॉरफिटेड में कितना ट्रांसफर करेंगे, तो 800 रुपये करेंगे। कैसे पता चल गया, यहाँ पे है ना, फॉरफिटेड में 800 रुपये। कैसे आया कि 200 शेयर पे जो पैसा मिल गया होता है वही फॉरफिटेड में चला जाता है। कंपनी ने 5000 शेयर इशू किया 20 रुपये के हिसाब से, वेयर फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब 20 रुपये में 20 रुपये मांगा गया। आउट ऑफ 400 शेयर वेयर फॉरफिटेड, मतलब 5000 में 400, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, आप 400 से मतलब रखेंगे। नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल 5 रुपये, मतलब 20 रुपये में 15 रुपये मिल गया, 5 रुपये नहीं मिला, ये पैसा मिला और ये पैसा नहीं मिला है, ठीक है।
फॉरफिटेड शेयर रीइशू करता 15, फिर दोबारा जब शेयर रीइशू करते तो 15 पे रीइशू कर देते हैं, है ना, फुल्ली पेड, मतलब 20 का शेयर 15 पे रीइशू कर दिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व? अब देखो ध्यान से, अब इसकी एंट्री हो जाती है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू अनपेड कॉल। 400 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से पैसा मांगा गया था, मतलब 8,000 रुपये। 400 शेयर पे 15 रुपए के हिसाब से पैसा मिल गया, मतलब 6,000 रुपये। 400 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला है, मतलब 2,000। ये पहली एंट्री होगी। दूसरी फॉरफिट करने का मतलब रीइशू करने का, उसकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट पे इशू कर रहा है। डिस्काउंट मतलब कि 15 का शेयर ही इशू करेंगे, कितना टोटल फुल्ली ना, टोटल कितना शेयर इशू कर रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 400 पूरा का पूरा, मतलब 6,000 रुपये रीइशू करते समय मिलेगा। ध्यान रखना दोनों सेम अमाउंट आएगा, लेकिन कंफ्यूज मत होना। ये रीइशू करते समय कि 400 शेयर 15 रुपये में फिर से बेच रहे हैं, तो 400 शेयर का 5 रुपये वाला पैसा किस में चला गया होगा? फॉरफिटेड में। सर ये कैसे, ये फॉरफिटेड क्यों डेबिट कर रहे हैं? यहाँ तो क्रेडिट था। ये वाला फॉरफिटेड डेबिट इसलिए होगा कि डिस्काउंट पे शेयर इशू किए ना, जब रीइशू कर रहे हैं तो 20 का शेयर बोला ना, फुल्ली पेड अप शेयर 15 में ही बेचेंगे, मतलब 20 वाला शेयर 15 में ही बेचेंगे, तो कितना पैसा मिला होगा? 15 रुपये मिला, 5 रुपये नहीं मिला। 2 शेयर कैपिटल कितना? 8,000। आप ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाता है, कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला लिख लो, फॉरफिटेड क्रेडिट माइनस फॉरफिटेड डेबिट। तो फॉरफिटेड क्रेडिट कितना है? 6,000 और फॉरफिटेड डेबिट कितना है? फॉरफिटेड डेबिट कितना है? 2,000। तो आंसर कितना चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में? 4,000। मतलब जो क्रेडिट वाला फॉरफिटेड है डेबिट वाले फॉरफिटेड से माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बचता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। उसकी एंट्री क्या हो जाती है? उसकी एंट्री हो जाती है, तीसरा भी एंट्री आप लिख लो कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना? 4,000, है ना। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिख लेना, ठीक है। चलो 48 करेंट रेशियो निकालना है। तो करेंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक। मतलब 1,75,000, 3,50,000, 50,000 और 2,25,000। तो पहले देख लो, 3,50,000 में 50,000 ऐड करोगे 4 लाख हो जाएगा, फिर ये 2 लाख, 4 2 6 लाख 25,000, 1,75,000 ऐड करोगे तो 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। करेंट एसेट्स 8 लाख हो गया। फिर करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग। मतलब 5 लाख नहीं, यहाँ से 1 लाख, ये 2,50,000 हो गया, फिर ये 50,000, मतलब 2,50,000 और 50,000 तो 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो 2.67:1 आएगा, यही आंसर होगा, ठीक है ना। मतलब पहला, ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से, इसलिए वैसे बता दिया आपको कि 2.67, आप इसको डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो 49, ठीक है, 49 क्वेश्चन देखेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है ना। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला होता है कि इक्विटी अपॉन, है ना, नेट एसेट्स या कैपिटल फंड, है ना, नेट एसेट्स या कैपिटल फंड, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं कैपिटल फंड बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इक्विटी में क्या आ जाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों तो आएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, और जो फिक्टिशियस हो जाएगा वो माइनस। मतलब 20 लाख, 15 लाख, 11 लाख में 1 लाख को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 20, 15, 35, 11, 46, एक माइनस करोगे तो 45 लाख हो जाएगा, मतलब 45 लाख इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स वाला पार्ट छोड़ के बात करेंगे, उसमें से करेंट वाला पार्ट वो माइनस कर देंगे हैं, ठीक है ना। तो टोटल एसेट्स मेरा कितना हो जाएगा? 64 लाख है, फिक्टिशियस को छोड़ेंगे तो 63 लाख हो जाएगा। 63 लाख रुपए में से करेंट वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा माइनस कर दो, मतलब टोटल 3 लाख माइनस करोगे, तो टोटल 3 लाख माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 60 लाख, यहाँ 60 लाख हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये सारे जीरो खत्म हो जाएगा तो 45 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, 15 × 45, 15 × 60, मतलब 3/4 को 75% बोलते हैं। अब 75% नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे 0.75:1, इस तरीके से, मतलब आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना।
कैसे सही हुआ पता चला आपको कि प्रोप्राइटरी मतलब इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल नेट एसेट्स, ठीक है। नेट एसेट्स में जितने सारे एसेट्स है फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करके करंट वाले लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा 49 का, ठीक है। चलो 50 और लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट कैपिटल गियरिंग। अब कैपिटल गियरिंग का फार्मूला आपको बता दें कि यही होता है। कैपिटल गियरिंग का फार्मूला मतलब जितने सारे हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवेंचर और अदर बोरोड फंड में, मतलब ध्यान रखना कैपिटल गियरिंग बोलता है कि जो इक्विटी वाला पार्ट तो ओनर माना जाता है, प्रेफरेंस को एज ए ओनर मानते बट ओनर रियल में होते नहीं, ठीक है ना। मतलब गियरिंग ये बोलेगा जो आउटसाइडर से पैसा लिया गया है, इनसाइडर तो इक्विटी वाला हो गया, जो लोन का पैसा हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा होगा वो आउटसाइडर को हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका आप डिवाइड कर दो, यहाँ फार्मूला लिखा है उसी फार्मूले से आप डिवाइड कर लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख है, प्रेफरेंस 15 हो जाएगा तो 15 लाख ऊपर हो जाएगा, है ना, 20 लाख नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर सरप्लस 11 लाख हो जाएगा नीचे, ठीक है। फिर कोई लॉस फिक्टिशियस एसेट्स है उसको माइनस कर देंगे 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद डिवेंचर्स और अदर बोरोड फंड, डिवेंचर्स मतलब ये वाला पार्ट दोनों 15 लाख, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे 30 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख, क्योंकि 20 और 11 31 होगा, एक माइनस करेंगे 30, तो वहाँ रेशियो 1 आ जाएगा, मतलब पहला ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लेंदी टाइप का था कि सारे ऑप्शन को डिस्कस किया गया था, अगर मैं बस बोलता ये सही है ऐसे करते चलो तो इस तरीके से नेट जारा का प्रिपरेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश जितना किया कि कंप्लीट आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसमें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए नेट जारा पे या किस चीज़ का कमेंट करिएगा, ठीक है। और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर फ्री में मटेरियल पाने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करें या फिर हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको जो भी पीडीएफ नोट्स चाहिए, है ना, तो आप इस पे कांटेक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। नेम और लिखोगे कि नेट जारा का प्रिपरेशन करना है तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जितना फ्री का मटेरियल आप पाओगे, कोर्स ज्वाइन करना होगा तो करना, अदरवाइज फ्री की चीज़ें आप लेते रहोगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।